अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की, जहाँ तालिबान हुकूमत की ख़वातीन पर पाबंदियों का दायरा कार वसी होता जा रहा है। जामियात में ख़वातीन पर तालीम की पाबंदी के चंद रोज़ बाद ही हम देख रहे हैं कि मुल्की और गैर मुल्की NGOज़ में ख़वातीन पर काम करने पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इन अहकामात के बाद कई बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों ने मुल्क में अपने प्रोग्राम्स मुअत्तल करने का ऐलान किया है, जिनमें इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, सेव द चिल्ड्रन, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और केयर इंटरनेशनल शामिल हैं। अफगान हुकूमत के इक़दाम कमज़ोर तबकात खुसूसन ख़वातीन की मदद के लिए बहुत से इदारों की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेविड राइट ने जोर दिया कि ख़वातीन और बच्चों को इमदाद के लिए ख़वातीन अमला बहुत अहम है। अगर सेहत के शोबे में ख़वातीन का अमला नहीं तो मुतासिरा अफराद तक रसाई मुमकिन ही नहीं हो पाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी पार्टनर कौमी और बैनुल-अक़वामी NGOज़ ऐसे 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा अफ़गानों की मदद कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी का इन्हसार इंसानी इमदाद पर है। पहले से ही मुल्क माशी मसाइल का शिकार है नाज़रीन, और ऐसे में इमदादी इदारों का काम बंद करना आने वाले दिनों में मुल्क में शदीद इंसानी बहरान पैदा कर सकता है। अमेरिका, कतर और पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक मुसलसल अफ़गानिस्तान से मुतालबा करते आ रहे हैं कि ख़वातीन को और बच्चियों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें तालीम हासिल करने का हक़ दिया जाना चाहिए। लेकिन अफ़गान तालिबान के हुकूमत में आने के बाद से हर दिन अफ़गान ख़वातीन के लिए मज़ीद तारीकी ला रहा है, और यही वजह है कि आलमी बरादरी भी अफ़गान तालिबान पर पाबंदियाँ बरकरार रखे हुए है, जो कि मुल्क के अवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अभी जो नया फ़ैसला किया गया है, ये कितना नुकसानदेह है यहाँ अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए, किस तरह से यहाँ के लोगों के मसाइल को ये फ़ैसला बढ़ा सकता है। इस पर पहले मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, वो देखिए। फिर हमारे साथ माहिर अफ़गान उमूर रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने खवातीन पर आला तालीम की बंदिश के बाद मुल्की और गैर मुल्की तंजीमों में काम करने से भी है। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त में आयद की गई है जब मुल्क भर में लाखों अफराद गैर सरकारी तंजीमों के वसी नेटवर्क के जरिए बैनुल अक़वामी अतिया दहिंदगान की जानिब से मुहैया की जाने वाली इंसानी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। इन अहकामात के बाद बरतानिया में कायम सेव द चिल्ड्रन समेत 3 गैर मुल्की इमदादी ग्रुपों ने अफगानिस्तान में अपना काम मुअत्तल करने का ऐलान किया है। तालिबान ने हफ्ते के रोज धमकी दी थी कि अगर NGOs खवातीन के काम करने पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम रहीं तो इनके कारआमद लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। ये लाइसेंस जारी करने वाली वजारत इक्तिसादियात का मौक़िफ़ है कि उसे संगीन शिकायत मौसूल हुई थी कि NGOs में काम करने वाली खवातीन मुनासिब इस्लामी ज़ाब्ता लिबास पर अमल नहीं कर रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर की पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ताबेवा गोमो के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन कंट्री टीम में अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, दर्जनों अफ़गान और बैनुल अक़वामी NGOs के नुमाइंदे शामिल हैं जो मुल्क भर में इमदाद की तकसीम को मरबूत करते हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान तालिबान हुकूमत के इन इक़दामात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ख़वातीन को अवामी और सियासी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से मुनज़्ज़म तरीके से खारिज करने का हुक्म मुल्क को पीछे ले जाएगा और इससे मुल्क में किसी भी मानी खेज अमन या इस्तेहकाम की कोशिशों को खतरा लायक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ये पाबंदी अफ़गानों के लिए तबाहकुन होगी, क्योंकि इससे लाखों अफराद की अहम और ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद मुतासिर होगी। दूसरी जानिब अमरीका की रद्द-ए-अमल पर तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी हुकाम की तनकीद की मज़म्मत करते हुए उसे अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अमरीकी हुकाम को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कतर की वजारत खारजा ने भी अफगान हुकूमत की जानिब से गैर सरकारी इदारों में खवातीन के काम पर पाबंदी पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके काम के हक को ना छीनने का मुतालबा भी किया। गुज़श्ता साल अगस्त में इक़्तिदार में आने के बाद से तालिबान पहले ही 9 अमर लड़कियों को सेकेंडरी स्कूलों में तालीम के लिए जाने से रोक चुके हैं। खवातीन को कई सरकारी मुलाजमतों से भी निकाल दिया गया है, मर्द रिश्तेदार के बगैर सफर करने से रोक दिया गया है और घरों से बाहर मुकम्मल बुर्का ओढ़ने का हुक्म दे दिया गया है। खवातीन के पार्कों पर जाने पर भी पाबंदी है। खवातीन के हुकूक और दीगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खतरात के पेश नज़र तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद से
वाशिंगटन ने इसके अरबों डॉलर के असासे मुंजमद कर रखे हैं और गैर मुल्की इमदादी इदारों ने भी इमदाद रोक ली है। मसाइल में घिरा अफगानिस्तान हुकूमती फैसलों की वजह मजीद मुआशी बहरान का शिकार होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आइंदा साल अफगानिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा शहरियों को इंसानी इमदाद की ज़रूरत होगी। ऐसे में अगर अफगान हुकूमत का यही तर्ज अमल रहा तो मजीद पाबंदियां लगने की सूरत में मुल्क की सूरत हाल मजीद बदतर हो सकती है। मुल्क की सूरत हाल मज़ीद बदतर हो सकती है, यही बात की गई थी जी पिछले हफ्ते भी इसी प्रोग्राम में, जब हमने आपको खबर दी थी कि ख़वातीन की जो जामियात हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको बंद कर दिया गया है, उनकी तालीम को मज़ीद महदूद कर दिया गया है। रशीद साफ़ी साहब भी उस रोज़ भी हमारे साथ मौजूद थे और आज भी हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। रशीद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा जी, कोशिश करते हैं रशीद साहब से हम दोबारा रब्ता कर सकें। लास्ट वीक जब मेरी और आपकी बात हो रही थी इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ ख़वातीन जो बच्चियाँ हैं उनकी तालीम तो आप जानते ही हैं कि छठी तालीम तक मौजूद थी। उसके बाद उन्हें रोका गया था कि जी आप मज़ीद तालीम के लिए जो स्कूल्स हैं उनके अंदर नहीं आ सकते हैं। प्राइमरी से ऊपर जो क्लासेस थी वहाँ पर बच्चियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब वो ख़वातीन जो यूनिवर्सिटी जा रही थी, जो लड़कियाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जा रही थी, उनको भी रोक दिया गया लास्ट वीक। लेकिन अब ये नई खबर आई है जी, गैर मुल्की NGOs में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वो नहीं कर सकती हैं। और बहुत सारी NGOs जो हैं वो अफ़गानिस्तान से अब जा भी रही हैं इस अहम फैसले के बाद। रशीद साफ़ी साहब से इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, हमारी रिक्वेस्ट पर आप एक बार फिर से मौजूद हैं। अच्छा रशीद साहब, पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी, सूरत हाल में बहुत गंभीर होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन वाकईतन गंभीर हो चुकी है अफ़गानिस्तान के अंदर। सर जी बिल्कुल, बात तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और जो आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने कई जी मरतबा जी। अर्ज़ किया था कि तालिबान अपने असल शक्ल में और जो उनका असल एजेंडा है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और बदकिस्मती से माजी में जिस तरह इनकी सख्तियों का पहला निशाना कमज़ोर तबक़ात यानी ख़वातीन और बच्चे बने थे, इस दफ़ा दोबारा वही तर्ज अमल इख्तियार किया गया है। पहले पहल तो माना ही नहीं जा रहा था कि तालिबात पर तालीम के दरवाजे बंद है, अब तो वो तमाम चीज़ें खुल गई है। अलल-ऐलान कहा जा रहा है कि ख़वातीन की तालीम हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदकिस्मती से जो जामात में, यूनिवर्सिटीज़ में जो तालीम का सिलसिला जो बंद किया गया है, तालिबान क़यादत ज़ुल्म के ऊपर ज़ुल्म ये कर रहे हैं कि इसको इस्लामी तालीमात और शरीयत से ताबीर कर रहे हैं। तो ये एक और जो है पूरी दुनिया में ना सिर्फ अफ़गानिस्तान का बल्कि इस्लाम का चेहरा मसा करने की भी एक बहुत ही ख़तरनाक कोशिश है। अब बात और भी बढ़ चुकी है, जिस तरह आपने रिपोर्ट में भी आसमा बताया कि वहाँ पे अब ना सिर्फ तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ख़वातीन पे, बल्कि सरकारी इदारों और अभी आज जो है निजी इदारों को भी कहा गया है कि ख़वातीन के लिए जो रोज़गार के जितने थोड़े बहुत मौक़े थे तो उनको भी ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि ख़त्म किया जा चुका है। 2-3 दिनों से प्राइवेट इदारों को ज़बरदस्ती वहाँ पे पाबंदियाँ आयद है और वहाँ पे जो महदूद पैमाने पे ख़वातीन जो काम कर रही थी वो भी बेरोज़गार हो गई है। आप जानती हैं कि जो ख़वातीन रोज़गार के लिए घरों से निकलती है तो वो अशद मजबूरी के तहत निकलती है। और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पहले से माशी बदहाली है, वहाँ पे कारोबार और रोज़गार ना होने के बराबर है, वहाँ पे ये तर्ज़ अमल जो है इंतहाई खौफनाक है। और मैं दोबारा दोहराए देता हूँ कि ये ना सिर्फ़ अफ़गानियत के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है, बल्कि इस्लाम की भी सरीख़ ख़िलाफ़ वर्ज़ी है। तालिबान की अपनी मंतक है और अपनी सोच है, लेकिन इस वक़्त उनके पास सिर्फ़ पर्दे को एक दलील बना के, हालाँकि पर्दे के हवाले से भी शरीयत के अहकामात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। सिर्फ़ यही बात कभी महरम की बात की जाती है, कभी ख़वातीन की जो है पर्दे की बात की जाती है, जो बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ेज़ है। और जो माज़ी का जो मुल्ला उमर के दौर में जिस तरह सख्तियाँ
اس جماعت کی اور اس گروہ کی ان کی ایک روایت رہی ہے، بدقسمتی سے اب وہ اس جانب یہ لوگ گامزن ہیں نہیں اور لیکن اس انسانی دوران مسائل. رشید صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن یہ خبریں بھی آئی تھی کہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں وہ طالبان جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں افغانستان کے اندر. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کو لے کر انسانی حقوق کو لے کر اتنی زیادہ سختی نہیں کی جانی چاہیے، لیکن ایک دھڑا جو ہے وہ سختی کی جانب مائل دکھائی دیتا تھا. لیکن یہ فیصلے آپ کیا بتائیں گے مجھے، میرے دیکھنے والوں کو، یہ فیصلے کون سا دھڑا کر رہا ہے؟ کوئی ایک دھڑا جو زیادہ پاورفل ہے اس کی بات سنی جا رہی ہے، یا اب دونوں دھڑے جو پہلے بٹے ہوئے دکھائی دیتے تھے اب ایک ہو چکے ہیں خواتین کے اوپر پابندیاں لگانے کے معاملے کو لے کر؟ صافی صاحب دیکھیے وہاں پہ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ بظاہر اگر مغربی میڈیا اور میڈیا کے سامنے محدود پیمانے میں طالبان کے کچھ حلقے یہ بات کہیں بھی اور اس پورے طرز عمل سے اگر وہ اختلاف رکھتے بھی ہیں تو ان کی کوئی خاص اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ طالبان قیادت جن کی قیادت میں اس وقت متحد ہے، جن کو اپنا امیر المومنین وہ کہتے ہیں، یعنی ملا ہیبت اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ان کے فرمان کا حوالہ دے کے یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہے. تو امیر کی اطاعت جو ہے وہ طالبان کی تمام دڑوں پہ وہ لوگ اپنے آپ پہ لازم سمجھتے ہیں، اس لیے یہ باتیں تو مغرب کو بہکاوا دینے کے لیے یا میڈیا کو جو ہے میڈیا کے سامنے ایک موقف رکھنے کے حوالے سے تو ہو سکتی ہے، عملاً وہاں پہ خواتین اور بچیوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے. وہاں پہ پہلے سے زندگی بہت مشکل تھی اور اس وقت زندگی وہاں پہ انتہائی ایسی گمبھیر ہو گئی ہے کہ سوچتے ہی رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ نے جو رپورٹ میں بتایا، اور یہ حقیقت یہ 3 آئی این جی اوز نہیں ہے بلکہ اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے جو بڑے بڑے وہاں پہ اور بھی غیر سرکاری امدادی ایجنسیز ہیں، وہ بھی سنجیدگی سے اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ اگر طالبان کا رویہ بچیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ اس قدر ظالمانہ رہا، وہ تمام پل آؤٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ذکر کیا تو ہم سب یہ بات لیکن صافی صاحب یہاں سے چلے جانا تو کوئی حل نہیں ہے. چلے این جی اوز کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سیکیور فیل نہیں کر رہے ہیں، خواتین وہاں پر کام نہیں کر رہی ہوں گی، ان کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہوں گے، خاص طور پر ایسی خواتین جو صحت کے شعبے میں کام کر رہی تھیں، دوسری خواتین تک پہنچتی تھی، وہ نہیں پہنچ پائیں گی تو ان کا وہاں پر رہنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ این جی اوز یہاں سے کام ختم کر رہی ہیں. لیکن آپ عالمی برادری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مسلسل ایک خاموشی دکھائی دیتی ہے، مسلسل ایک اگنورنس دکھائی دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر کا مسئلہ ہے. اگر وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عالمی برادری بھی سوچ کر بیٹھ گئی ہے کہ یہ وہاں کی خواتین کا مسئلہ ہے، اگر انسانی مسئلہ ہے بھی تو اس کو انسانی المیہ سمجھا ہی نہیں جا رہا. تو آپ کو لگتا ہے صافی صاحب کہ اب اتنے بڑے فیصلے کے بعد جب این جی اوز بھی اس معاملے کو، مدعے کو کہیں نہ کہیں اٹھا رہی ہوں گی، تو کوئی سیریس لے گا اس معاملے کو؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے، بلکہ افغانستان کے جو باشعور طبقے ہیں وہ آپ ہی کے موقف کو وہ بھی دہرا رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے صرف طالبان کی مذمت کرنا یہ کافی نہیں ہے. ایسے لوگ جو انسانی حقوق کے لیے پریشان ہے افغانستان میں، ان کا یہی مطالبہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ عالمی برادری اسپیشلی طاقتور ممالک بشمول جی جی. امریکہ، ان کو اس سے بڑھ کے کردار ادا کرنا ہوگا. قطر نے بھی جو ہے کل اس پورے جو وہاں پہ بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی مذمت کی ہے. سعودی عرب نے بھی کر دی ہے، ترکی نے بھی کر دی، پاکستان کے دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. لیکن افغانی عوام جو سفر کر رہے ہیں وہ ان بیانات سے مطمئن نہیں ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب ایکشن کا وقت آ چکا ہے. یا تو طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے کہ وہ اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر یہ وہی طالبان بالکل. ہے جو 2000 والے طالبان تھے، اس سے پہلے ملا عمر کی قیادت میں جن کی حکومت بنی تھی، جی اگر جی. وہی ہے تو پھر اس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے. اگر دنیا نے جس طرح 1 سال پہلے کہا تھا، دنیا کے کئی ممالک نے بشمول پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس موجودہ طالبان اب بدل چکے ہیں، تو اگر بدل چکے ہیں تو پھر ان کی ان کے بیہیویئر میں جو چینج ہے اس کو ثابت کیا جائے.
اب یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، لیکن جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا کہ اگر امدادی ایجنسیاں اور اسپیشلی اگر امریکہ اپنا امداد بند کرتا ہے، اس وقت بھی سب سے بڑا جو بڑی امداد ہے جس پہ افغان طالبان کا پورا دار و مدار ہے، اس میں تقریباً 60-70% وہ امریکہ کی طرف سے وہ امداد اچھا فراہم کی جا جی رہی ہے۔ تو وہاں پہ انسانی المیہ جو ہے وہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ ہر دوسرا ہر 3 میں سے ایک وہاں پہ جو شہری ہے افغانی، وہ اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار ہے۔ اگر یہ امداد بھی بند ہوتی ہے اور دنیا مزید قطع تعلق افغانستان کے ساتھ کرتی ہے، تو ایسے میں وہاں پہ بہت بڑا انسانی تو المیہ پھر رونما ہو۔ صافی صاحب امداد بھی بند نہیں کر سکتے ہیں، وہاں جا کر ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیا آپشنز ہیں پھر عالمی برادری کے پاس اور خاص طور پر طاقتور ممالک کے پاس؟ دیکھیے طاقتور ممالک کے پاس یہ آپشن ہے کہ جس طرح جب ان کو ضرورت تھی انہوں نے اپنی افواج کو افغانستان سے نکالنا تھا، جنگ کو ختم کرنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے الٹرنیٹ کے طور پہ قطر کا چناؤ کیا۔ حالانکہ اس وقت کئی طالبان رہنماؤں پہ سفری پابندیاں تھی، ان کے لیے پاسپورٹوں کا اہتمام کیا گیا، ان کے ساتھ نیگوسیشن کے حوالے سے بہت سارے پاپڑ بیلے گئے۔ تو اس وقت تو انسان مر رہے ہیں، جو خواتین کے ساتھ جو آدھی آبادی ہے ان کو جانوروں کے جیسے سلوک کا سامنا ہے افغانستان میں۔ تو پھر کیوں ان لوگوں کو اس طریقے سے یہ دنیا جو ہے اسپیشلی مغربی دنیا کیوں حرکت میں نہیں آتی؟ جب ان کی اپنی ضرورت تھی تو پھر انہوں نے رستے نکال لیے تھے، اب بھی وہ رستے نکال سکتے ہیں۔ افغانستان کے جو قریبی تو ممالک کیسے جو ہے حرکت میں لایا جا جن میں سکتا ہے قطر رشید صاحب؟ ان کو کیا کریں کہ حرکت میں آئے؟ پاکستان تو اپنی سی ایفرٹس کر رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر جہاں جاتے ہیں افغانستان کو لے کر بات کرتے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ جہاں جاتے ہیں افغانستان کو لے کر بات کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے ایسا کہ یہ بات کرنا اور اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر جا کر بھی بات کرنا کافی نہیں ہے۔ بڑے فورمز پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سارا مدعا ڈسکس ہوا ہے افغانستان کا پاکستان کی جانب سے، بات کے علاوہ معاملہ اٹھانے کے علاوہ اور کیا آپشنز ہیں؟ پاکستانی کی بات کر لیں اگر ہم صافی صاحب۔ جی پاکستان جیسے ممالک کو میں وہی بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ قطر، جی سر۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان جیسے ممالک کو کی اگر مدد کی جائے عالمی سطح پہ، اسپیشلی امریکہ کی سربراہی میں، تو جس طرح 9/11 کے بعد وہاں پہ لوئے جرگے کا انعقاد ہوا تھا، وہاں پہ ایک نیا جو سوشل کنٹریکٹ کروانے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں بھی کچھ خامیاں تھی۔ ان خامیوں کو نظر انداز کر کے ایک جامع سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر امریکہ واشنگٹن سے چند بیانات جاری کرے گا اور سمجھے گا کہ افغانستان کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یا قطر جو ہے دوحہ سے کچھ بیانات جاری کر کے مطمئن ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کو جنگی بنیادوں پر، جس طرح میں بار بار اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب دنیا نے نیٹو نے افغانستان سے نکلنا تھا تو انہوں نے کئی ذرائع استعمال کیے تھے اور ایسے ایسے حل نکالے تھے کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب تو ایک انسانی المیہ وہاں پہ رونما ہونے لگا ہے۔ اگر آپ نے اپنی آدھی آبادی کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو اس سے بڑی وحشت کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے میں اب دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ طالبان کے جو جائز مطالبات ہے اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کی جائے۔ اگر وہ بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے اگر مفاہمت کا رستہ وہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے اگر ان کے رویے تبدیل نہیں ہوتے، تو پھر دنیا کا حق بنتا ہے، اسپیشلی جو پڑوسی ممالک ہے افغانستان کے، کہ مزید جو ہے طالبان کی حکومت افغان کے عوام کے ساتھ تو ہرگز نہیں، کیونکہ وہ بیچارے تو پہلے سے پسی ہوئی ایک ایسی قوم ہے کہ وہ دہائیوں سے مر اور کٹ رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر پاکستان جیسے ممالک کو پھر طالبان کی بجائے وہاں کے عوام سے ڈائریکٹ رابطوں کو بڑھانا ہوگا۔ دنیا جو ہے اس وقت قطع تعلق جو کیے ہوئے ہے طالبان کی حکومت سے، بھلے وہ رابطے میں نہ رہے، بھلے ان سے بات نہ کرے، لیکن جو مجبور عوام ہے ان کی تو دادرسی کی جائے۔ پھر
طالبان کی بجائے جو ہے کوئی اور سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات ابھی ہم نے اپنی سرحدی پٹی میں دیکھ لیے ہیں کہ کس طرح داعش کی انفلٹریشن بڑھ رہی ہے، کس طرح ٹی ٹی پی کے حملے طالبان کی افغانستان کی سرزمین سے. سارے آپشنز آپ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں رشید صاحب کہ اگر وہ بات مان لیتے ہیں اس صورت میں بھی عوام سے رابطے مضبوط رہنے چاہیے، عوام کی مدد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں تب جو باقی آپشنز ہیں وہ بھی استعمال کیے جانے چاہیے، اور ایسا بھی ظاہر ہے کہ وہاں کے عوام کے مفاد میں کیا جانا چاہیے، جو پاکستان کی ہمیشہ سے اولین خواہش رہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور وہاں کے عوام جو ہیں وہ ترقی کر سکیں، آگے بڑھ سکیں اور اس اذیت سے نکل سکیں جس کے اندر وہ بھی مبتلا ہیں. بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ میرے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے میرے شو کے اندر. اچھا جی، دنیا میں جہاں بہت ساری جگہوں پر جنگیں مسلط ہوئی ہیں، افغانستان کی بھی ہم بات کر رہے تھے، یوکرین کی بھی ہم بات کرتے ہیں اکثر، تو وہیں ایک اور چیز جو دنیا بھر کو پریشان کر رہی ہے کووڈ کے علاوہ، وہ ہے جی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیاں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں موسم بہت زیادہ سرد ہوتا جا رہا ہے تو کہیں موسم بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے. آج میں بات کرنے جا رہی ہوں جی براعظم شمالی امریکہ کی، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں کے آتے ہی شدید برفانی طوفان دیکھنے میں آ رہا ہے. امریکہ اور کینیڈا میں برف باری سے نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ناظرین، اور امریکہ کی کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 46 تک بتائی جاتی ہے. اس آفت سے 10 لاکھ سے زائد شہری حال بجلی سے محروم ہیں، جبکہ اب بھی 10,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہیں. امریکی ریاست نیو یارک کی صورتحال پر پہلے بات کر لیتے ہیں جو زیادہ تشویشناک ہے، اور وہاں اب تک 27 اموات ہو چکی ہیں. گاڑیوں سے، گھروں سے، سنو بینک سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور نیو یارک کے شہر میں 8 فٹ برف پڑ چکی ہے. بیفلو اس کا نام بتایا جا رہا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک میں 1906 کے بعد سرد ترین کرسمس کا یہ ریکارڈ بھی قائم ہوا ہے. کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں بھی برفانی طوفان سے 4 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اونٹاریو اور کیوبک میں زیادہ برف باری ہوئی ہے اور عوام سے محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے. صورتحال کیا ہے پہلے آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ جی ماہر ماحولیات آج ہوں گے، ان سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اس طرح سے اچانک یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ رونما ہو رہی ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور اس کا تدارک کیا ہے، اس کو حل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. پہلے رپورٹ دیکھیے. امریکہ، کینیڈا اور جاپان میں سردی کے پہلے برفانی طوفان کی شدت برقرار ہے. امریکہ کی 12 ریاستوں میں برفانی طوفان کے دوران مختلف حادثات میں اب تک 46 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. برفانی طوفان سے ریاست نیو یارک کا علاقہ بفلو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں اب تک 13 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں. 43 انچ برف پڑ چکی ہے اور مزید برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے. امریکی ریاست نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوچل کا کہنا ہے کہ یہ برفانی طوفان بفلو شہر کی تاریخ میں بدترین طوفان کے طور پر یاد رکھا جائے گا. شدید برف باری کے باعث بفلو کا ہوائی اڈہ بھی پروازوں کے لیے بند ہے، جبکہ بجلی بھی منقطع رہے گی. نیو یارک کی ایری کاؤنٹی کے ایگزیکٹو مارک پولو نکارس کا کہنا ہے کہ شدید برف باری، طوفان اور انتہائی منفی درجہ حرارت کے باعث تقریباً 7 افراد کی لاشیں گاڑیوں سے ملی ہیں، جبکہ امریکہ کی دیگر ریاستوں ورمونٹ، اوہایو، میسوری، وسکونسن اور کولوراڈو میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ریاست مینیسوٹا، آئیوا، وسکونسن اور مشیگن سمیت 48 امریکی ریاستوں میں خون جما دینے والی سردی سے نظام زندگی منجمد ہو کر رہ گیا ہے. مغربی امریکی ریاست مونٹانا میں اس وقت شدید سردی ہے اور وہاں کا درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے. دوسری جانب کینیڈا کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا کے شہر میرٹ میں بھی برفانی طوفان سے ایک مسافر بس برفیلی سڑک پر پھسلن کے باعث الٹنے سے 4 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں. کینیڈا کے صوبہ اونٹاریو اور کیوبک بھی برفانی طوفان سے شدید متاثر ہوئے ہیں. لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہو گئے. بڑے شہروں میں کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور ٹورنٹو اور اوٹاوا کے درمیان ٹرین کے مسافر سروس بھی معطل کر دی گئی. عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق برفانی طوفان سے امریکہ اور کینیڈا کے 25 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں.
गुज़िश्ता रोज क्रिसमस का त्यौहार भी तूफान की नजर हो गया और दोनों ममालिक के कम अज कम 17 लाख अफराद क्रिसमस का दिन बिजली के बगैर गुजारने पर मजबूर हुए। शुमाली अमरीकी ममालिक के अलावा एशियाई मुल्क जापान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी से हलाकतों की तादाद 14 हो गई है। निगाता प्रीफेक्चर के दही इलाकों में 1.5 मीटर तक बर्फ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से कई जगह ब्लैक आउट है। मुल्क भर में बर्फ हटाने वाली मशीनों की कमी की वजह से सफरी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। मुश्किलात क्या हैं, कितनी हैं, कैसी हैं, ये तो रिपोर्ट में आप देख चुके हैं। वजूहात क्या हैं, कुछ की जानेगी डॉक्टर कैसर महमूद साहब से, माहिर माहौलियात हैं, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया कैसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। कैसर साहब, सिचुएशन क्या है, ये तो हमने रिपोर्ट में दिखाया, सिचुएशन क्यों है ये कुछ आप हमें समझाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में बताया कि बहुत सारी तबाही हो चुकी है और इसमें मज़ीद अभी कुछ हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं वहाँ पे अमेरिका में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका में या बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, इस तरह के तूफ़ान अब कोई नई बात नहीं रही। आप देखिए पाकिस्तान में भी और बाकी जो दीगर ममालिक हैं और अब स्पेशली अमेरिका में आपने बात की है, तो ये इस तरह के जो बर्फ़ानी तूफ़ान हैं वो हिस्ट्री में भी, तारीख़ में भी आते रहे हैं और अभी मज़ीद आ सकते हैं। आपने फरमाया कि इसमें क्या वजूहात हैं, तो मैं आपको वजूहात की तरफ इशारा करूं कि इसमें कुछ वजूहात तो इंसानी अपनी तख्लीक करदा है, जिसमें आप देखिए कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनको हम कह लें कि पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इनका बेदरीग इस्तेमाल हो गया, या बाकी जो हमारा लाइफ स्टाइल अब चेंज हो चुका है, या अमेरिका के अंदर जो अब देखिए कि इस तरह पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं वो 80% जो है उनकी एनर्जी वहाँ से आ रही है। तो वहाँ पे अब ये देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह की जो बाकी गैसेस हैं वो भी हवा में जाकर माहौलियाती तब्दीलियों का बाइस बन रहे हैं। लेकिन अभी जो हालिया तूफ़ान है उसकी कुछ कुदरती वजूहात हैं, जिनमें से अब ये देखिए कि एक जजीरा है टोंगा नाम का। तो टोंगा जो है जजीरा है, हवाई का मकाम है बहरे ओकेनियस के अंदर। वहाँ पे कुछ अरसा पहले आतिशफ़शां जो है वो फटा है और 2022 के अंदर कई बार इसमें से कुछ मवाद जो है वो हवा में जाकर अभी बखरात की फॉर्म में जो है वो मौजूद हो चुका है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो गर्म हवाएं हैं आतिशफ़शां से निकल रही हैं और जो सर्द हवाएं हैं उसकी वजह से वो मिक्सअप होकर ये बर्फानी तूफ़ान बाइस बने हैं अभी, जिसकी वजह से अमेरिका के बहुत सारे डॉक्टर साहब, ये जो वजूहात आप बता रहे हैं और जो इनका तदारुक है, क्या जो कुदरती ज़खायर जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं बहुत सारी एशिया के, जिनकी जानिब आपने भी इशारा किया, और ये जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो भी धुआं और जो गाड़ियाँ वगैरह जो भी इसके रीज़न्स बन रहे हैं, उसको एकदम से तो रोका नहीं जा सकता है, उसमें तो बहुत सारा अरसा, बहुत सारे साल लग जाएंगे। तो क्या ये सूरत हाल इससे गंभीर होती चली जाएगी, या अभी खासतौर पर अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर जो हम देख रहे हैं ये पीक है, इसके बाद आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं इसमें ठहराव आ जाएगा, या आप ये बताएंगे हमें कि नहीं ये बढ़ता चला जाएगा जो टाइम गुजरेगा, जो साल आगे गुजरेंगे? और थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए कि जो इक़दामात हो रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े ममालिक मिलकर बैठते हैं, इसके लिए अलग से फंड्स रखे जाते हैं, इक़दामात की बात की जाती है, क्या इक़दामात हैं वो? असल में बात यह है कि जो इस तरह के बड़े ममालिक हैं जिनका आपने इशारा किया है, वो खुद तो उस पर कुछ भी नहीं कर रहे और वो दूसरे ममालिक से वो इस तरह की तवक्कुआत रखते हैं कि दूसरे ममालिक कुछ करेंगे और वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे और पेट्रोलियम को, उसकी मसनूआत को इस्तेमाल करना कम करेंगे। अगर आप देखें कि एक मुआहिदा है जिसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, और उस पर आप ये देखिए कि अमेरिका ने और चाइना ने इस पर साइन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से अब वो ख़ुद तो बेदरेग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि अभी जो है वो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है कि बड़े बड़े ममालिक को ख़ुद भी इसमें संजीदा होने की ज़रूरत है कि वो अपना लाइफस्टाइल और जो मसनूआत की जो उसका इस्तेमाल है उसको वो शिफ्ट करें टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हवाई एनर्जी शामिल है या पानी एनर्जी शामिल है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम कह लें, या उसके अलावा दूसरी जो सोलर एनर्जी है उसके इस्तेमाल की तरफ जाएँ और लोगों को भी कायल करें कि वो उस पर आएंगे तो फिर कुछ इस पर कमी आ सकती है। ठीक है जी, कमी आप कहते हैं कि आ सकते हैं। थोड़ा सा आप हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं डॉक्टर कैसर साहब, ज़ाहिर उर्दू में हमारा प्रोग्राम है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मौसम के अंदर शिद्दत आती चली जा रही है। गर्मियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं होंगी, सर्दी आएगी नहीं, सर्दियाँ आ जाती हैं तो अभी हम देखते हैं कि फोग बहुत सारे जगहों पर अभी से हमें दिखाई दे रही है, स्मोक तो है ही है बहुत सारी जगहों पर फसलें जलाने की वजह से और कुछ जो भी उसके रीज़न्स हैं उसकी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या
मौसम जो है वो कितनी शिद्दत तक जाएगा, क्या आइंदा आने वाले कुछ सालों में हम रखें जहन में कि ये हो सकता है पाकिस्तान के अंदर मौसम को लेकर? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पाकिस्तान भी इनकी ज़द में है, और अगर हम ये इसकी रैंकिंग करें तो पाकिस्तान अभी दुनिया के 6ठे नंबर पर है, जो इसमें मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है। और अभी आपने हालिया सैलाब देखा है जो क्लाइमेट चेंज का ही एक नतीजा है। और मैं समझता हूँ कि इस पे न सिर्फ गवर्नमेंट को इस पे संजीदा होने की ज़रूरत है, बल्कि जो अवाम है उनको भी इस तरफ लाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम जो पैदल हम जा सकते हैं उस फासले को बजाय इसके कि हम पैदल जाएं, और लोग उसको गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे उसको तय करना पसंद करते हैं, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम अपने इन मौसमियाती तब्दीलियों से बच सकते हैं। और लोगों को भी ये कायल करने की ज़रूरत है कि जिस तरह आप देखिए कि लोग जलाते हैं, तो मतलब है कि फसलों को जला देते हैं, या उसकी बाकी जो ज़रूरियात पूरा करने के लिए हम बेदरेग जंगलात को काट रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और हमें कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि हम उस पे लोगों को इस पर सख्ती से अमल करवाएं, तो फिर ही ये हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है जी, कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और तभी सूरत हाल जो है उसको पाकिस्तान के अंदर भी बेहतर किया जा सकता है। और अगर हम दुनिया भर की बात करें तो आलमी बरादरी को इस पर मिलकर बैठना होगा। बैठे भी हैं, सोचा भी है, लेकिन इक़दामात उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। माहिर माहौलियात हमें बता रहे थे जी किस तरह से ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं जिसका असर हमारे गलों पर भी आ जाता है। बाज़ औक़ात पाकिस्तान में भी बारिशें नहीं हो रही हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, स्मोक फोग भी हमें बहुत सारी जगहों पर दिखाई दे रही है। और बारिशें न होने की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम है, गला ख़राब होना है, जिसकी एक मिसाल मैं भी आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। बारिशें नहीं हो रही हैं उस तरह से जिस तरह से हुआ करती थीं या होनी चाहिए हैं, लेकिन उसका ज़िम्मेदार कौन है? डॉक्टर कैसर भी कह रहे थे, और ज़ाहिर है मैं भी जब आपसे बात कर रही हूँ तो हमें इस चीज़ का इतराफ़ करना होगा कि उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं मैं और आप खुद भी हैं। एक तो इसलिए कि हम दरख्त नहीं लगाते हैं, अपने माहौल का ख्याल नहीं रखते हैं। दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा सहल पसंद हो चुके हैं। हमें कहीं भी जाना होता है तो हम बाय वॉक नहीं जाते हैं। इवन स्कूल में, चलिए अपनी मिसाल आपको दे दूं कि अगर मुझे भी अपने बच्चों को ड्रॉप करने जाना होता है, स्कूल घर के बिल्कुल बेशक पास है, तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी निकालूं और अपने बच्चों को उस पर ड्रॉप करके आऊँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अच्छी आदत जैसे डॉक्टर कैसर साहब ने कहा है वो अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो एटलीस्ट वादा कर रही हूँ, और आप भी वादा कर लीजिए खुद से ही सही कि ऐसी चीज़ों से हम बचेंगे, अपने लिए भी और हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, माहौल में बेहतरी के लिए। ये वो चीज़ है जो मैं और आप नाज़रीन अपने तौर पर कर सकते हैं। अच्छा जी, दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने की बात हमने कर ली, ठंड की बात कर ली, सर्दी की बात कर ली, अब बारिशें ना होने की बात कर ली। लेकिन दिसंबर के महीने का जिक्र जब आता है तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में दिसंबर का महीना कई बड़े तारीखी हादसात व वाक़यात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे दिलखराश वाक़यात के साथ दुनिया भर में मशरक़ की बेटी की पहचान रखने वाली, पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ हासिल करने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी महीने में शहीद किया गया। 27 दिसंबर 2007 का स्याह दिन था जब रावलपिंडी जलसे में खिताब के बाद बीबी वापस आ रही थी तो उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया। उनकी शहादत के 15 साल बाद भी जब दुनिया में जमहूरियत की बात की जाती है नाजरीन, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम आज भी सर फहरिस्त दिखाई देता है, जिन्होंने आमरीत के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, अपने वालिद को जमहूरियत की खातिर फांसी पर चढ़ते देखा, अपने 2 भाइयों की शहादत देखी, जिला वतनी काटी। 2007 में वो जान की धमकियों के बावजूद वतन वापस लौटी, लेकिन मुल्क लौटते ही उन पर पहली बार जानलेवा हमला किया गया। खुशकिस्मती उस वक्त उनकी ये थी कि वो महफूज रहीं, लेकिन 27 दिसंबर को दुश्मन अनासिर बीबी को हमसे जुदा करने में कामयाब रहे। बीबी की शहादत पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गम मनाया गया। वो दुनिया से तो चली गई नाज़रीन, लेकिन आवाम के दिलों में आज भी उनका नाम जिंदा है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन के मौके पर उनकी ज़िंदगी के हवाले से आज हमने ख़ास रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाने जा रहे हैं। सारे जग विच पई दुहाई सी, भुट्टो दी बेटी आई सी। 27 दिसंबर 2007 का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है, जब मशरिक़ की बेटी और इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया।
अक्टूबर 2007 में जिलावतनी काटने के बाद बेनजीर भुट्टो इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने वापस पाकिस्तान पहुंची थीं और 27 दिसंबर के दिन बीबी रावलपिंडी के जलसे में शिरकत के बाद वापस रवाना हो रही थीं जब उन पर फायरिंग की गई और बाद में खुदकुश धमाका किया गया जिसमें वो शहीद हो गईं। 21 जून 1953 को पैदा होने वाली बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद सियासत में कदम रखा था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सब्र इस्तकामत के साथ इक़्तिदार पर काबिज आमरों के कदम उखाड़ दिए। जनरल ज़िया के इंतकाल के बाद 1988 के इंतखाबात में वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुईं। And I just want to make the best use of the time I have to give Pakistan a sense of unity and to give its people dignity. बरसरे इक़्तिदार आने के 20 माह बाद उन्हें करप्शन के इल्जामात पर हुकूमत से हटा दिया गया। 1993 के इंतखाबात में वो दोबारा मुंतखब हुईं, लेकिन 1996 में उन्हीं इल्जामात पर उनकी हुकूमत एक बार फिर गिरा दी गई। 1998 में बेनजीर भुट्टो ने खुद जलावतनी इख्तियार की और बैरून मुल्क से पार्टी की क़यादत करती रहीं। 18 अक्टूबर 2007 को कराची आमद पर उनकी जलावतनी खत्म हुई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कराची पहुंची तो उनके शायाने शान इस्तकबाल के लिए सड़कों पर जियालों का जमे गफीर था। बेनजीर भुट्टो के काफिले ने कराची एयरपोर्ट से कारसाज तक चंद मिनटों के सफर को 12 घंटों में तय किया, लेकिन कारसाज के मकाम पर यके बाद दीगरे 2 बम धमाकों ने समा ही बदल दिया। हर तरफ आहें, सिसकियां और एम्बुलेंसेस के सायरन सुने गए। मुल्की तारीख के इतने बड़े दहशतगर्दी के वाक़े में बेनजीर भुट्टो की जिंदगी तो महफूज रही, लेकिन इस्तकबाल के लिए आए 177 अफराद शहीद हो गए थे, जबकि 500 से जायद अफराद जख्मी हुए। बेनजीर भुट्टो न सिर्फ एक कौमी लीडर थी, बल्कि दुनिया उनकी जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हुकूक के लिए बीबी की खिदमात का एतराफ़ करती हैं। मगरबी ममालिक में मशरक़ी शहजादी और फौलादी खातून के अलक़ाबात रखने वाली बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दी के खतरात के बाइस आलमी रहनुमाओं ने कहा कि वो पाकिस्तान से वापस लौट जाएं, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने अपने लोगों को छोड़कर जाने की बजाय उनके दरमियान ही रहने का और इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान किया। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर न सिर्फ पाकिस्तान गमज़दा था, बल्कि दुनिया भर ने एक अजीम लीडर के जाने पर दुख का इजहार किया था। सर में गोली लगने से दुख्तरे मशरिक सियासी मंजरनामे से तो बज़ाहिर हट गईं, लेकिन उन्हें जियालों के दिल से नहीं निकाला जा सकता। वो आज भी जमहूरियत पसंदों के दिल में जिंदा व जावेद हैं। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि साल 2022 का भी इख्तिताम हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान खेल की दुनिया की अगर हम बात कर लें 2022 में, तो कौन से बड़े इवेंट हुए, किस खिलाड़ी और टीम ने अपने मुल्कों के लिए मेडल्स और ट्रॉफियां जीती, आज इस हवाले से हमने एक ईयर एंडर तैयार किया है। जाते जाते आपको इस पैकेज इस रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रही हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। साल का आगाज होते ही खेलों की दुनिया से अहम खबर आलमी नंबर 1 सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के मुतालिक आई थी, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए मेलबर्न पहुंचे तो कोरोना वैक्सीन न लगवाने के बायस ड्रामाई अंदाज में उनका वीजा मंसूख करके उन्हें ऑस्ट्रेलिया से मुल्क बदर कर दिया गया। The Serbian is looking for a record-breaking 21st Grand Slam title, but he'll only have a shot at winning it down under if he's allowed in. रवां साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और उसके इत्तेहादी मुल्क बेलारूस के खिलाड़ियों को फुटबॉल वर्ल्ड कप, एथलेटिक्स के आलमी मुकाबलों और टेनिस विंबलडन में शिरकत नहीं करने दी गई। चीन की क़यादत ने रवां साल के आगाज में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का मेला सजाया। 23 जनवरी से 20 फरवरी तक जारी रहने वाले इवेंट में नॉर्वे ने
इस इवेंट में 37 मेडल जीते। जर्मनी ने 27, अमेरिका ने 25, स्वीडन और ऑस्ट्रिया ने 18-18, नीदरलैंड ने 17 जबकि चीन ने 15 मेडल जीते। इस इवेंट में कोई भी पाकिस्तानी एथलीट मेडल न जीत सका। मार्च में लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियाई लीग स्पिनर शेन वॉर्न दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेटों का रिकॉर्ड रखने वाले शेन वॉर्न को 1994 और 1997 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर और 2014 में क्रिकेटर इन द वर्ल्ड करार दिया गया। अगस्त में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले हुए। मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 178 तमगे हासिल किए। मेजबान इंग्लैंड ने मजबूरी तौर पर 176 तमगे अपने नाम किए, जिसमें सोने के 57, चांदी के 66 और कांसे के 53 मेडल थे। कनाडा सोने के 26, चांदी के 32 और कांसे के 34 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर था। पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल समेत 8 मजबूरी मेडल जीते, लेकिन इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पाकिस्तान की गुज़िश्ता 52 साल की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। नूर दस्तगीर भट्ट ने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल 3 अगस्त को उस वक्त जीता जब उन्होंने 109 किलोग्राम से ज्यादा वजन के खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले में मजबूरी तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाया। अरशद नदीम ने इन मुकाबलों में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो करके न सिर्फ गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की जानिब से सबसे तवील थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया। He's really thrown the gauntlet down to the rest of the athletes in this field. Look at the roar. 86-81, a lifetime best into the... तुर्की में अगस्त में 5वीं इस्लामी यकजहती गेम्स का इनकाद हुआ, जिसमें मेजबान मुल्क ने सबसे ज्यादा 177 मेडल जीते। ईरान 82 मेडल के साथ दूसरे, जबकि अजरबैजान 65 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर था। इस इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम में 88.55 मीटर की थ्रो के साथ रिकॉर्ड कायम करते हुए वाहिद गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी तवील अरसे से जवाल का शिकार है, लेकिन इस साल नवंबर में मलेशिया में खेले गए अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान 11 साल बाद ब्रोंज मेडल जीतने में कामयाब रहा। पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इस इवेंट में मेजबान मलेशिया ने अजलान शाह कप अपने नाम किया। टेनिस की दुनिया के 2 बेहतरीन खिलाड़ियों ने कई साल राज करने के बाद टेनिस को खैराबाद कहा। इनमें स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाले टेनिस की लेजेंडरी खिलाड़ी रॉजर फेडरर और अमेरिकी स्टार सेरेना विलियम्स शामिल हैं। सख्त मुकाबला करने वाले मशहूर 40 साल अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स का शुमार टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी में होता है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। Oh my God, these are happy tears, I guess. I don't know. रवां साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का इनाकाद हुआ। वर्ल्ड कप में किस्मत ने पाकिस्तान का खूब साथ दिया। क्वार्टर फाइनल मरहले में पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होने के आसार थे, लेकिन स्कॉटलैंड के जनूबी अफ्रीका को शिकस्त का फायदा पाकिस्तान को हुआ और पाकिस्तान न सिर्फ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा, बल्कि इवेंट की मजबूत टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की। फाइनल में पाकिस्तान के दिए गए 137 रन का टारगेट इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके नए आलमी चैंपियन का टाइटल पहली बार अपने नाम किया। It's Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always Ben Stokes with the winning run. साल का इख्तिताम दुनिया के मशहूर तरीन खेल फुटबॉल के मेगा इवेंट से हुआ। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप एक इस्लामी मुल्क कतर में मुनाकिद हुआ। 32 टीमों के आपस में मुकाबलों के बाद इवेंट की सेमीफाइनल में क्रोशिया, मेसी की अर्जेंटाइन, दिफाई चैंपियन फ्रांस, जबकि पहली बार अरब अफ्रीकन टीम मराकेश इस मरहले तक पहुंचने में कामयाब हुई। इवेंट का फाइनल दिफाई चैंपियन फ्रांस और लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटाइन के दरमियान हुआ। सख्त मुकाबले के बाद पेनल्टी किक्स पर अर्जेंटाइन 2-4 से फ्रांस को शिकस्त देकर 36 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाने में कामयाब हुआ। The trophy is passed into the hands of genius. And in 2022, the world champions.
साल 2022 पाकिस्तान में क्रिकेट की मुकम्मल वापसी का साल रहा, जिसका आगाज फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के 24 साल बाद होने वाले पाकिस्तान दौरे से हुआ, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम पहले सितंबर में T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंची और फिर नवंबर में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान वापस लौटी। साल का इख्तिताम न्यूजीलैंड के पाकिस्तान दौरे से हो चुका है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान में टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने के लिए मौजूद है। As we go through this game and Pakistan have got the attack.